हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें कौन कौन से हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम लोग बोलते हैं अभिलेखों का लेखांकन। तो कौन कौन से अभिलेख हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उसमें कैसे लेखांकन किया जाता है। तो सबसे पहले तो बात आप ये समझिए कि इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उन सारे संगठनों में जो मेन लेन देन होता है वो रोकड़ में होता है, कैश में होता है, और साथ में बाकी जो कुछ भी हो रहा होता है वो बैंक से ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। तो बैंक और रोकड़, ये दो चीजें जब हो रही होती है, तो कक्षा 11 से आपको याद होगा कि इस तरह के जितने भी लेन देन है, जितने भी ट्रांजेक्शन है, उसको लिखने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए रोकड़ पुस्तक। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो इनके पास होता है, जो इनको मेंटेन करके रखते हैं, ये सीधे सीधे तौर पर उतना जरूरी नहीं है। जब हम लोग इन लोगों को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो समिति का पंजीकृत करने वाले अथॉरिटी है, उनके पास जब जमा कर रहे होते हैं, तो उसमें रोकड़ पुस्तक की जरूरत नहीं होती है। लेकिन रोकड़ पुस्तक के बिना बाकी चीजें बन नहीं पाएंगी, है ना। तो जो भी हिसाब किताब लिखने के लिए सबसे पहले इनके पास होता है क्या, रोकड़ पुस्तक होती है। क्यों? क्योंकि लेन देन रोकड़ और बैंक के द्वारा हो रहा है। अच्छा, तो रोकड़ पुस्तक को छोड़कर के और क्या करना होता है, तो ये लोग अपने पास लेजर्स भी मेंटेन करते हैं। लेजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर्स को हम लोग बोलते हैं लेखा बही। अब लेखा बही में क्या होता है, तो आय है, व्यय है, जो परिसंपत्तियां हैं और जो इनके दायित्व हैं। आय व्यय मतलब क्या हो गया, इनकम कहां कहां से आ रही है, एक्सपेंडिचर्स क्या क्या हो रहे हैं, और फिर परिसंपत्तियां मतलब एसेट्स क्या हैं, और दायित्व क्या क्या है, मतलब लायबिलिटीज। अच्छा, तो इसका मतलब दो तरह के बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, है ना, जो हमको मेंटेन करके रखने हैं। लेकिन साथ में एक और चीज होती है जो अपने को मेंटेन करनी होती है, उसको बोलते हैं क्या, स्टॉक रजिस्टर। क्या बोलते हैं? स्टॉक रजिस्टर। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना, मूर्त संपत्तियां, जो भी मूर्त परिसंपत्तियां हैं, वो सारी चीजें, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो काफी लॉन्ग टर्म के लिए इकट्ठे होते चले आ रहे हैं, उनको हम लोग किसमें रखते हैं, स्टॉक रजिस्टर में रख लेते हैं। और साथ में बहुत सारे होते हैं कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स मतलब क्या होता है, जिसको आप थोड़े दिन में उपभोग कर लोगे, है ना। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास कोई चीज ऐसी रखी हुई जिसका थोड़े दिन में ही प्रयोग हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग कहां पर मेंटेन करके रखते हैं, स्टॉक रजिस्टर में। तो तीन चीजें हो गई, ध्यान रखिए। पहली होगी रोकड़ पुस्तक यानी कि कैश बुक, उसके बाद से लेखा बही लेजर्स, और उसके बाद से स्टॉक रजिस्टर, इसको हम लोग स्टॉक रजिस्टर इंग्लिश में भी बोलते हैं। अब क्या हुआ, अब आप ये समझिए कि इसमें जब हम लोग को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, हम लोगों ने बात की थी ना कि कानूनी रूप से आवश्यक है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कुछ तो जमा करने पड़ेंगे, जो हमारे अलाभकारी संगठन है उनको भी। तो जब वो डॉक्यूमेंट्स में वो बनाने होते हैं, तो उसमें हम तीन खाते बनाया करते थे, दो खाते थे और एक तीसरा हमारा तुलन पत्र था, जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। तो वो बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इसकी और इसकी, इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों जो है ना, स्टॉक रजिस्टर का उसमें सीधा सीधा उपयोग नहीं आ रहा होता है, तो ये पहले दूसरे रोकड़ पुस्तक और लेखा बही, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये जब हमें वित्तीय विवरण बनाना होता है, कब, लेखा वर्ष की समाप्ति पर, तो उसको बनाने में ये दोनों चीजें हमारी होती हैं सहायक। तो बेसिक जो आपको फ्रेमवर्क है वो समझ में आ जाना चाहिए कि रोज का लेन देन है, रुपए में हो रहा है, तो हमारे पास रोकड़ पुस्तक हो गई। फिर लेखा बही भी हम बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग तरह के आय है, व्यय है, परिसंपत्तियां हैं और जो दायित्व है, जिससे कि हम लेखा वर्ष के अंत में, जो आमतौर पर हमारा वित्तीय वर्ष जो है ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है, उसी को बोलते हैं। तो वो, उसमें जो भी हमें वित्तीय विवरण बनाने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, उनको बनाने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे देखिए, इसमें जो इस तरह के संगठन होते हैं ना, वो कोई कैपिटल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजी खाता, वो नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते हैं? कोई पूंजी खाता नहीं रखते हैं। लेकिन इनके यहाँ पर फंड्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, निधि। तो पूंजी निधि, या उसी को हम लोग सामान्य निधि भी बोला करते हैं, वो ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि बहुत सारे साल से कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो उसमें साल दर साल जो भी सरप्लस आ रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिशेष। तो अधिशेष जुड़ता जुड़ता जुड़ता, जो भी जिस जहां पर हम उसको रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पूंजी निधि, है ना, या उसी को बोलते हैं सामान्य निधि। समझ गए आप? तो पूंजी निधि होती है, यहाँ पर खाता नहीं होता। ठीक, तो पूंजी निधि, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सामान्य निधि। ठीक, ये साथ में आप नोट्स बना भी सकते हैं, आपको वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन आता है ना, उसमें भी मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन आप समझते जाइए तो एक आपका मेंटल पिक्चर बनती जाएगी। पूंजी खाता नहीं होता है, पूंजी निधि होती है, सामान्य निधि होती है। और इसमें क्या होता है, जो भी इतने सालों का अधिशेष है, जो सरप्लस है, और कहीं उस सरप्लस का संगठन के उद्देश्यों की जगह किसी और काम में प्रयोग ना होने लगे, क्या हो,
कि कहां से जो पैसा इकट्ठा हो गया है वो सिर्फ उन कामों को पूरा करने के लिए किया जाए जो कि हमारे अलाभकारी संस्था है उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है और कहीं और ना हो। इसके लिए भी एक हमें बहुत अच्छी वेल डिफाइंड अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, हमें एक अच्छी लेखांकन प्रणाली की जरूरत होती है। तो लेखांकन प्रणाली का ये उद्देश्य भी है ना, हम लोगों ने पहले इसमें संक्षेप में बात की थी। तो ये इनका जो है दुरुपयोग ना हो इसके लिए भी हम लोग को क्या चाहिए होता है, एक लेखांकन व्यवस्थित लेखांकन प्रणाली चाहिए होती है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने ये बात कर ली। अब बात आ जाती है कि जो वित्तीय विवरण हम बनाते हैं ना, और जो हमें अंत में कोई जो हमारा वर्ष चल रहा है लेखा वर्ष, उसके अंत में कौन कौन से ऐसे खाते हैं जो हमें जमा कराने पड़ते हैं, हम लोगों ने इसकी पहले भी बात की थी। अब उन्हीं को देख लेते हैं। तो जो वित्तीय विवरण हम लोगों ने बनाने हैं वो कौन कौन से बनाने हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये समझिए कि इनको व्यापार एवं लाभ एवं हानि खाता जो है ना वो बनाने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि इनका काम ही नहीं है। आमतौर पर व्यापार करते नहीं है, ये किसी चीज को खरीदना बेचना भी नहीं रहता है, और अगर करना भी है तो वो उस उद्देश्य से नहीं करना है कि खरीदना और बेचना है, और साथ में प्रॉफिट कमाने का इनका उद्देश्य है नहीं, लाभ और हानि का उद्देश्य है नहीं। तो इसलिए इनके पास लाभ व्यापार और लाभ और हानि खाता जो है वो नहीं होता। तो सबसे पहला जो खाता इनके पास होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। थोड़ी सी बात की थी, इसकी डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से रोकड़ पुस्तक है, उसी का समराइज्ड वर्जन, उसी का सार लिखा हुआ है। तो जो समराइज्ड कैश बुक बोलते हैं जिसको हम लोग, जिसमें सार है हमारी रोकड़ पुस्तक का, वो सारी चीजें हमारी प्राप्तियों और भुगतान खाते में आ जाती हैं। इसके बाकी क्या क्या विशेषता हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा जो खाता होता है ना वो काफी हद तक किसी व्यापारिक संगठन के लाभ और हानि खाता उसी के समतुल्य है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आय एवं व्यय खाता। और इसके बाद हम लोग तुलन पत्र यहां पर भी बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। तो तुलन पत्र यहां पर भी बनेगा, जो इस तरह की संस्था है वहां पर भी बनेगा। अच्छा, तो ये बात हम लोगों ने पहले भी थोड़ी सी संक्षेप में की थी, अब इसमें एक दो पॉइंट्स हैं इनको समझ लेते हैं। तो देखिए अब हमारा क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि रोकड़ पुस्तिका से हम लोग क्या बनाते हैं। अब देखिए ये कनेक्शन समझिएगा, रोकड़ पुस्तिका हमारी है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, इससे हम लोग बना कर देते हैं अपना प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ठीक, अब प्राप्ति एवं भुगतान खाते का जो प्रयोग है ना वो किया जाता है आय एवं व्यय खाता को बनाने में और साथ ही हमारे तुलन पत्र को बनाने में भी। ठीक, और बैलेंस शीट से हम लोग आय एवं व्यय खाते को भी बनाने के लिए उसको भी सहायता मिलती है। तो देखिए सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। रोकड़ पुस्तिका से आपने बनाया प्राप्ति एवं भुगतान खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आय एवं व्यय खाता बनाते हैं, और इस तरह के प्रश्न हमारे जो एग्जामिनेशन है ना, परीक्षाएं, उसमें बहुत आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते से हम लोग आय एवं व्यय खाता कैसे बनाते हैं, और साथ में प्राप्ति एवं भुगतान खाते से ही हम लोग तुलन पत्र को बनाने में भी हमें सहायता मिलती है, और तुलन पत्र से वापस हमें क्या चीज बनाने में सहायता मिल जाती है, आय एवं व्यय खाता। तो ये हमारा पूरा ऐसा कनेक्शन बन रहा होता है। और आप समझिए कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते की हम लोगों ने बात की थी कि वो एक तरह से रोकड़ पुस्तिका की समरी होती है। तो आय एवं व्यय खाता क्या होता है, ये जो व्यापारिक संगठन होते हैं उसमें जो खाता होता है लाभ और हानि खाता उसके समतुल्य होता है ये वाला, और दोनों में बैलेंस शीट होती है। अच्छा, तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं तलपट, हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तलपट। तो तलपट वास्तव में यहाँ पर भी बनता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तलपट क्यों बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, अगर आपने कक्षा 11 ठीक से पढ़ी है तो आपको समझ में आता होगा कि जब भी हम लोग लेखा बहियों की शुद्धता की जांच करते हैं, किसकी जांच करते हैं, लेखा बहियों की शुद्धता की जांच, लेखा बही मतलब लेजर्स, तो उसकी शुद्धता की जांच के लिए अगर हमारे हमने तलपट बनाया हुआ है, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, तो हम वो सारी चीजें कर पाते हैं, देख पाते हैं कि किसी लेजर में कोई गलती तो नहीं है। और अगर कहीं पर कोई एक ऐसा संगठन है जो डबल एंट्री सिस्टम यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, डबल एंट्री। डबल एंट्री हम लोग देखते थे कि हमारे जो भी लेजर्स होते हैं, लेखा बही होते हैं, उसमें दोनों तरफ हम लोगों को कुछ ना कुछ अभिलेखन करना होता है। तो और सबसे ज्यादा आपको ये भी पता है कि लेखांकन की सारी पद्धतियों में सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा यूजफुल और पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा यूज की जा रही है वो डबल एंट्री सिस्टम ही है। तो अगर डबल एंट्री सिस्टम है तब तो आपको जो ट्रायल बैलेंस है, जो तलपट है, वो बनाना ही पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। समझ गए। तो हम लोग क्या बात की इस वाले वीडियो में, इस वीडियो में हमने बात की कि कौन कौन से खाते बनाने होते हैं, कैसे कैसे बनाने होते हैं, और उनका ऑर्डर क्या रहता है, क्यों बनाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के एक दो पॉइंट्स जो है वो तलपट क्यों बनाते हैं, लेखा बही की शुद्धता के लिए, है ना, तो शुद्धता जांच करने के लिए। ये आपका पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिए, ये 1 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता की। तो इस वीडियो में जो एक बेसिक फ्रेमवर्क है वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।